भैया डन कर दो जरा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। कैसे हैं सारे लोग? कैसे हैं सारे लोग? उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हो गए होंगे। स्टैटिक, लोकल, ऑटो, एक्सटर्न। चलिए, डिनर हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं क्लास के बाद डिनर करता हूँ एक्चुअली। मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता खाना खा के एकदम से पढ़ाना एंड ऑल दैट। मोहम्मद इब्राहिम जी कह रहे हैं कल मार पड़ी इसलिए पहले कर लिया। अच्छा। आवाज जी, यस आई एम वेल। अच्छा, एक 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 बार फिर से पोल कर लेते हैं सो दैट के चीजें क्लियर हो जाएं। पोल कर लेते हैं, आराम से सुनिएगा। ठीक है? बस बस। ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं? ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं? ठीक है? ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं, बस इसका जवाब देना है। सर, यू आर फ्रॉम विच स्टेट? ABR जी, मैं यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश, मथुरा, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली। राधे राधे अंजलि जी। थैंक यू शुभम जी। प्यार है आप लोगों का, इसके अलावा कुछ नहीं। ये क्या है? पोल क्लियर है सबको? चलिए, बहुत अच्छी बात है यार। मज़ा आ गया। मज़ा आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं। उम्मीद करता हूँ काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ चीज़ें और क्लियर करते हैं, कुछ चीज़ें और क्लियर करते हैं। ठीक है सर? सर, क्या स्टैटिक वेरिएबल को किसी और वेरिएबल से इनिशियलाइज करा सकते हैं? नो। सर, क्या स्टैटिक वेरिएबल्स must be initialized must be initialized by literals? किसी वेरिएबल से आप उन्हें इनिशियलाइज नहीं करा सकते। ठीक है? किसी वेरिएबल से आप उन्हें इनिशियलाइज नहीं करा सकते हैं। क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? ठीक है।
सर एक बात मुझे बताओ, लोकल या ऑटोमेटिक वेरिएबल का डिक्लेरेशन और डेफिनेशन अलग होती है क्या? नहीं सर। वैलिड है ना? दिस इज वैलिड, वैलिड है सर। सर ग्लोबल का डिक्लेरेशन और डेफिनेशन अलग चीजें होती हैं। इज दिस वैलिड और इनवैलिड? इज दिस वैलिड और इनवैलिड? क्या ये वैलिड है या इनवैलिड है? सर पक्का इनवैलिड है, क्योंकि क्योंकि ये लोकल वेरिएबल हैं और लोकल वेरिएबल एक्टिवेशन रिकॉर्ड मेंटेन होगा, और सेम एक्टिवेशन रिकॉर्ड में दो वेरिएबल सेम नाम के हो सकते हैं क्या? नहीं सर, है ना? तो लोकल वेरिएबल्स का मल्टीपल टाइम डिक्लेरेशन कर सकते हैं क्या? लोकल वेरिएबल का मल्टीपल टाइम डिक्लेरेशन कर सकते हैं क्या? अरे टेल मी ना। सोच समझ के बोलिएगा, सारे लोग सोच समझ के बोलिएगा। कहीं दिक्कत लगे मुझे बताइएगा, कहीं पर भी आपको दिक्कत लगे मुझे बताइएगा। अब वो लोकल वेरिएबल चाहे स्टैटिक हो चाहे ग्लोबल हो, आप नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है सर। अब ये समझते हैं कि स्टैटिक और ग्लोबल में क्या अंतर है। मान लीजिए मैं कहता हूं ये एक फाइल है जिसके अंदर आपने एक ग्लोबल वेरिएबल को स्टैटिक बना दिया। पॉसिबल? क्योंकि आपको डाउट आने चाहिए, और ये डाउट आपको शायद पहले आ रहे होंगे। अब मैं इनको क्लियर कर देता हूं। सर स्टैटिक हो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या हम इस आई को, क्योंकि आई ग्लोबल है, हम इन तीनों के अंदर यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। सर ये काम तो अरे ये काम तो स्टैटिक नहीं भी लगाते तब भी ओके था। यानी कि अगर मैं इंट आई इज इक्वल टू 10 लिखता, void f1 void f2 void main, तब भी आप इस आई को यहां भी एक्सेस कर सकते थे, यहां भी एक्सेस कर सकते थे, यहां भी एक्सेस कर सकते थे। एनी प्रॉब्लम? इन दिस सिनेरियो काम तो सेम ही हो रहा है सर। सिंगल फाइल आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूं, सिंगल फाइल के आर्किटेक्चर की। हाँ सर, तो स्टैटिक को अगर ग्लोबल बना देते हैं तो काम तो सेम ही है। हाँ है ना? देन सर हाउ दे आर डिफरेंट? आपको याद होगा अच्छे से जब मैंने मल्टी फाइल एनवायरनमेंट बोला था। सर अब मल्टी फाइल एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है? सर इस फाइल में देयर इज अ वेरिएबल आई, देयर इज अ वेरिएबल आई, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि एक्सटर्न इंट आई, यहां कुछ कोड है। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि इस फाइल का आई नाम का वेरिएबल यहां पर एक्सेस हो रहा है, बिकॉज एक्सटर्न क्या कह रहा है? एक्सटर्न कह रहा है ये ग्लोबल वेरिएबल है। अब एक्सटर्न एक्चुअली एक्सटर्नल लिंकेज को रिप्रेजेंट करता है। एक्सटर्नल लिंकेज मतलब एक ऐसा आई जो इस फाइल में नहीं है बट किसी और फाइल में है। मल्टीपल फाइल स्कोप, सबको क्लियर हुआ? इसको लिंकेज भी कहते हैं, एक्सटर्नल लिंकेज भी कहते हैं। हाँ या ना? दैट्स हाउ स्टैटिक एंड एक्सटर्न आर डिफरेंट। That's how static and extern are different. Clear to everyone? Clear to everyone? देखिए इसको प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं। मैं ना समय के साथ चीजों को अपडेट करता हूं, ठीक है? ठीक है सर। सर आपने बनाया पंकज डॉट सी, आपने एक फाइल बनाई पंकज डॉट सी के नाम से। उसमें आपने लिखा
हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। फिर आपने लिखा void main एंड देन आपने एक सिंपल सा printf hello लिखा, printf hello। तो एक्चुअली में जब प्री प्रोसेसर पिक्चर में आता है, जब प्री प्रोसेसर पिक्चर में आता है तो क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। सर यहां पर printf की कॉल है, ठीक है। जब प्री प्रोसेसर आता है तो इसके कंटेंट कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। अब इसके कंटेंट में पता है क्या लिखा होता है। अब देखिए लास्ट क्लास से मैंने आपको अपडेट कर दिया, अगर मैं लास्ट क्लास में आपको ये बता देता ना तो आप परेशान हो जाते कि सर एक्सटर्न क्या है। अरे बोलिए ना। तो ये क्या हो गई, पंकज.आई, ठीक है सर। अगर आप गौर करें, देखिए प्रिंटफ की कॉल ये रही, प्रिंटफ का फॉरवर्ड डिक्लेरेशन ये रहा। सर अभी एक्सटर्न क्या बता रहा है, एक्सटर्न ये कह रहा है कि भैया इसकी जो डेफिनेशन है, इसका जो कोड है वो कहां पर है, किसी और फाइल में है। अच्छा सर, दैट इज वाई जब आप इसे कंपाइल करते हैं तो कंपाइल होने के बाद क्या होता है सर, इसकी .o फाइल बन जाती है। अब इसकी .o फाइल के अंदर क्या होगा सर, सोच समझ के बताइएगा। सर प्रिंटफ की कॉल भी होगी, प्रिंटफ का फॉरवर्ड डिक्लेरेशन भी होगा, है ना। पर प्रिंटफ की जो बॉडी होगी, प्रिंटफ का जो कोड होगा, प्रिंटफ का जो इंप्लीमेंटेशन होगा वो कहां पर है, printf.o के अंदर। तो एक्चुअली में लिंकर का काम अब आपको समझ में आएगा। सर लिंकर का काम क्या है, हालांकि ये सब कुछ मशीन कोड में चल रहा है, बट मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अब जब यहां पर आप आए मशीन कोड के अंदर, क्या क्या होगा, प्रिंटफ की बॉडी भी होगी, प्रिंटफ की कॉल भी होगी और प्रिंटफ का फॉरवर्ड डिक्लेरेशन भी होगा। एम आई राइट और नॉट, हाँ या ना। अरे टेल मी ना, यहीं पर तो आया ना लिंकर। लिंकर ने अब डॉट आउट फाइल बना दी, एक तरीके से लिंकर ने एक फाइल बना दी, लिंक करके इनको एक फाइल बना दी। इजंट इट ओके और नॉट, बोलो यार। एक्सटर्न का सही मीनिंग समझ में आया या नहीं आया, एक्सटर्न का सही मीनिंग समझ में आया या नहीं आया। सर अब मुझे एक बात बताइएगा, अगर एक ग्लोबल वेरिएबल है जो कि स्टैटिक है, सर क्या उसको मल्टीपल टाइम्स डिक्लेयर कर सकते हैं। एक ग्लोबल वेरिएबल को हम मल्टीपल टाइम डिक्लेयर कर सकते हैं, एक ग्लोबल वेरिएबल को मल्टीपल टाइम्स डिक्लेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं एक्टिवेशन रिकॉर्ड में होते ही नहीं है, ये तो इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए होते हैं। समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, दैट इज द डिफरेंस ना, हाँ या ना। कंपाइलर जब पहली बार देखता है, एक बात मुझे बताओ, कंपाइलर जब पहली बार देखता है इंफॉर्मेशन सेव कर लेता है आई के बारे में, हाँ या ना। तो ये आप कितनी भी बार करेंगे कोई फर्क पड़ता है, नहीं सर। अरे जैसे फंक्शन का डिक्लेरेशन आप कितनी भी बार करते हैं, क्या कोई फर्क पड़ता है, नहीं सर। तो ग्लोबल, चाहे वो स्टैटिक हो या कुछ भी हो, ग्लोबल वेरिएबल का रीडिक्लेरेशन अलाउड है, हाँ सर ग्लोबल का रीडिक्लेरेशन अलाउड है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट इनिशियलाइजेशन एक ही बार हो सकता है, बट इनिशियलाइजेशन एक ही बार हो सकता है, वो आप कहीं पर भी कर सकते हैं। सर इज दिस वैलिड, इज दिस वैलिड,
कि हम ये 3 लाइन लिख दें अपने कोड में? भैया सबको ओके है? सबको ओके है या नहीं है, बस ये बताओ मुझे। स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? आई मीन ये जो ऑनलाइन जीडीबी वाली है विंडो, वो दिख रही है क्या सबको? हाँ सर। सर स्टैटिक इंट आई, ओके। स्टैटिक इंट आई, ओके। पहले इसको देख लेते हैं सर, ओके है या नहीं है। डन है सर, कोई टेंशन नहीं है सर। स्टैटिक इंट आई इज इक्वल टू 10। सर ये ओके है, ये भी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब कंपाइलर क्या करेगा? अब उड़ के लात मारेगा, क्योंकि वो कह रहा है रीडिफाइन। अरे दोबारा डिफाइन मत करो, डिफाइन जब वैल्यूज के साथ है ना। ठीक है, ठीक है। इज दैट ओके? अच्छा, अब कौन आप में से कौन मुझे बताएगा दैट आई इज इक्वल टू 300? इज दिस वैलिड और नॉट? वैलिड और नॉट? आप में से कौन मुझे बताएगा कि ये वैलिड है या नहीं है? सर, सर आराम से देखिएगा, डोंट डिफाइन इट यार, डोंट डिफाइन इट। एक्चुअली में ये क्या कंपाइल टाइम पर होता है? नहीं सर, ये कंपाइल टाइम पर होता ही नहीं है। तो सर ग्लोबल वेरिएबल के लिए असाइनमेंट स्टेटमेंट में क्यों एरर आ रहा है? सर ग्लोबल वेरिएबल के लिए असाइनमेंट स्टेटमेंट वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि आप ग्लोबल वेरिएबल का पर्पस खत्म कर दे रहे हैं। ग्लोबल वेरिएबल का पर्पस क्या था? सर मान लीजिए मेरे कोड में बहुत सारे फंक्शंस हैं, मेरे कोड में बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल का पर्पस क्या था? ग्लोबल वेरिएबल का पर्पस क्या था? मैंने कहां से पढ़ाना स्टार्ट किया था? सर ग्लोबल वेरिएबल का पर्पस ये था, एक ऐसा वेरिएबल जिसको सारे फंक्शंस एक्सेस कर पाए। अब एक्सेस क्यों करना है? अपडेट करने के लिए ना, हाँ या ना? एक ऐसा वेरिएबल जिसको सारे फंक्शंस एक्सेस कर पाए। अब आप कह रहे हो i इज इक्वल टू 200। अरे यार, क्या इसको ये कोई भी अपडेट कर रहा है या अपने आप ही अपडेट हो रहा है? सर ये तो अपने आप ही अपडेट हो रहा है। इज दैट ओके? दैट इज वाई ग्लोबल ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल का असाइनमेंट स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। सर ग्लोबल वेरिएबल का असाइनमेंट स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। इज दैट ओके? देखो, चीजों को कंसेप्चुअली समझो तो ज्यादा टाइम के लिए याद रहती हैं बेटा, अदरवाइज क्या होगा? हौच पौच हो जाएगी, कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। और मेरा पर्पस पढ़ाने का हमेशा ऐसा ही होता है। सभी लोगों को क्लियर हुआ? सभी लोगों को क्लियर है? स्टैटिक, ग्लोबल, एक्सटर्न, सभी लोगों को क्लियर है? ठीक है। संपद जी, मैंने अभी आपको संपद संपद मैंने अभी आपको एक कोड दिखाया था, अच्छे से देखिए, दोबारा देखिए। संपद अच्छे से देखो, दोबारा देखो मैंने क्या लिखा है, प्लीज अच्छे से देखो, प्लीज अच्छे से देखो। संपद, संपद अच्छे से देखो। दिस स्टेटमेंट इज अ असाइनमेंट स्टेटमेंट, असाइनमेंट स्टेटमेंट फॉर ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल, है ना संपद? हाँ सर। क्या ये रन कर रहा है? वार्निंग नहीं है बेटा, एरर है। वार्निंग नहीं है बेटा, एरर है। ठीक है,
वार्निंग नहीं है, एरर है बेटा। मुझे लग रहा है आप मुझे सुनते ही नहीं हैं। संपत दोबारा देखो, संपत दोबारा देखो। संपत जस्ट सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? देखो, ठीक है, तो आई होप मोर देन इनफ हम पढ़ चुके हैं स्टैटिक, ग्लोबल और इन सब बारे में। ठीक है, आभास बोलो क्या कह रहे हो? अगर किसी फंक्शन ने वेरिएबल की वैल्यू बदली तो क्या वो ग्लोबल वेरिएबल की? हाँ, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स आभास, कोई भी फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकता है। अरे यार, आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ते हो ना क्रिटिकल सेक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ते हो ना क्रिटिकल सेक्शन, या नहीं पढ़ा? अरे एक तरीके से वो ग्लोबल वेरिएबल का समझो ना। हाँ या ना? सी प्रोग्रामिंग में जब आप प्रोग्रामिंग पढ़ते हो तो आप चीजों को रिलेट नहीं करते हो बस। ठीक है सर, सो लेट मी स्टार्ट न्यू टॉपिक कॉल्ड एज रिकर्शन। ठीक है, रिकर्शन इज माई फेवरेट टॉपिक एंड आई गारंटी यू कि वो आपका भी फेवरेट टॉपिक हो जाएगा। ठीक है सर, व्हाट इज रिकर्शन? Whenever an operation is defined in terms of itself, जब भी कोई ऑपरेशन खुद में ही डिफाइंड होता है, whenever an operation is defined in terms of itself, then it is said to be recursion. किताबी बातें मत करिएगा कि जब भी एक फंक्शन की बॉडी खुद को कॉल करती है एंड ऑल दैट, वो सब फालतू की बातें हैं। धीरे धीरे आऊंगा उन चीजों पर भी, पहले आप रिकर्शन समझिए। रिकर्शन का मीनिंग है जब भी एक ऑपरेशन खुद के टर्म्स में ही डिफाइन होता है, हम उसको रिकर्शन कह सकते हैं। मैं आपको दो एग्जाम्पल दूंगा, मैं आपको दो एग्जाम्पल दूंगा, आप लोग समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, सर लेट अस सपोज आई एम लुकिंग, मेरे मैं एक वर्ड है जिसका मीनिंग मुझे नहीं पता, साइबॉर्ग, और मेरे पास एक इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी है। ठीक है, मेरे पास एक इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी है। तो अगर मुझे इसका मीनिंग समझना है, जस्ट फोकस कीजिएगा। मेरे पास एक वर्ड है जिसका मीनिंग मुझे नहीं पता है, इज दैट ओके? प्लीज प्लीज प्लीज, जहां नहीं समझ में आए मुझे रोक दीजिएगा, मुझे टोक दीजिएगा। सर, इस वर्ड का मीनिंग देखने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? आई एम लुकिंग इन टू द डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। आई एम लुकिंग इन टू द डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। मैं क्या कर रहा हूं? आई एम लुकिंग इन टू द डिक्शनरी टू फाइंड मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। हाँ सर, अरे बोलो ना। मैं डिक्शनरी में क्यों देख रहा हूं? क्योंकि मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता। ठीक है सर, अब मान लीजिए डिक्शनरी जब आपने डिक्शनरी खोली तो साइबोर्ग की डेफिनेशन कुछ ऐसी लिखी हुई है, इट इज अमलगमेशन ऑफ मैन एंड साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म। अब हमें अमलगमेशन का मीनिंग नहीं पता, दैट मींस मैंने डिक्शनरी देख रहा हूं वर्ड 1 का मीनिंग जानने के लिए, बट वर्ड 1 की डेफिनेशन में फिर से एक ऐसा वर्ड मिला जिसका मीनिंग मुझे नहीं पता। अब इसका मीनिंग तो तब समझ में आएगा ना जब इसका मीनिंग पता होगा। दैट मींस अगेन आई एम लुकिंग इन टू द डिक्शनरी टू फाइंड मीनिंग ऑफ दिस वर्ड।
अगेन आई एम लुकिंग इनटू द डिक्शनरी, अगेन आई एम लुकिंग इनटू द डिक्शनरी। हाँ या ना सर? मैं डिक्शनरी में वर्ड वन का मीनिंग ढूंढ रहा था, लेकिन वर्ड वन का मीनिंग जानने के लिए मुझे वर्ड टू का मीनिंग जानना पड़ेगा, और फिर से मैं वही काम करने लग गया। आई एम अगेन लुकिंग इनटू द डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड टू। अगेन लेट अस सपोज डिक्शनरी जब आपने खोली तो वर्ड टू के डेफिनेशन में फिर से एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, तो हम फिर से क्या करेंगे सर? वी विल अगेन लुक इनटू द डिक्शनरी। प्लीज आराम से समझिएगा। क्या मुझे वर्ड वन का मीनिंग पता है? नहीं सर। दैट मींस वर्ड वन का मीनिंग जानने के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा किसके आंसर का? जब तक वर्ड टू का नहीं मिल जाता। वर्ड टू का मीनिंग कब पता चलेगा? वर्ड टू का मीनिंग कब पता चलेगा? जब वर्ड थ्री का पता चल जाएगा। दैट मींस वर्ड वन वर्ड टू के मीनिंग के लिए वेट कर रहा है, वर्ड टू वर्ड थ्री के मीनिंग के लिए वेट कर रहा है। एंड लेट अस सपोज फाइनली वर्ड फोर अब कहीं ना कहीं तो खत्म होगा। क्या मुझे सारी डिक्शनरी देखनी पड़ेगी? क्या मुझे सारी डिक्शनरी देखनी पड़ेगी? नहीं सर। जो भी आपके रास्ते में आया बस आपको वो पता होना चाहिए, सारी डिक्शनरी नहीं देखनी है आपको। अब देखिए, जैसे ही आपको वर्ड फोर का मीनिंग पता चल गया तो क्या मैं कह सकता हूं कि अब मुझे वर्ड थ्री का मीनिंग पता है? हां सर। और जब मुझे वर्ड थ्री का मीनिंग पता है दैट मीन्स मुझे वर्ड टू का मीनिंग पता है, और जब मुझे वर्ड टू का मीनिंग पता चल गया दैट मीन्स मुझे वर्ड वन का मीनिंग पता चल गया। उम्मीद करता हूं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी व्हाट इज रिकर्शन। व्हेनेवर एन ऑपरेशन इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ देन इट इज सेड टू बी रिकर्शन। इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके? पहले ये समझो, आराम से डायग्राम को बना लो ताकि जिंदगी भर याद रहे। ठीक है? क्या कोई ऐसा है जिसको कोई दिक्कत हुई हो? क्या कोई ऐसा है जिसको कोई दिक्कत हुई हो? टेल मी। ठीक है, एग्जाम्पल टू। एग्जाम्पल टू, ठीक है। मान लीजिए गेट का एग्जाम हो गया, सब कुछ अच्छे से हुआ, गेट का रिजल्ट आया, ऐसा मान लीजिए, और हम सब ऑफलाइन मिलते हैं। हम सब ऑफलाइन मिलते हैं, जितने भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं हम सब ऑफलाइन मिलते हैं, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट है ना, मतलब मान के चलिए कि 10,000 11,000 लोग इकट्ठे हो गए, 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट मिलने पहुंच गए। ठीक है, मोर देन 10K प्लस स्टूडेंट। अब अंकित सर, डोयला सर ने मुझसे कहा पंकज सर यार, पंकज सर काउंट करना है। डोयला सर ने मेरे से क्या कहा कि पंकज सर यार इनको काउंट करके बताओ कितने हैं। ठीक है, डोयला सर ने मेरे से कहा पंकज सर काउंट करके बताओ इन्हें कितने हैं ये। अब मैं पड़ गया असमंजस में कि डोयला सर ने कह दिया है तो यार इज्जत की बात है, काउंट तो करने पड़ेंगे। ठीक है, अब बच्चे, थोड़े से बच्चे मेरी बात सुनते हैं। मैंने बच्चों को कहा कि एक रो में खड़े हो जाइए, माइक से मैंने बच्चों को कहा प्लीज एक रो में खड़े हो जाइए, है ना। ठीक है सर, बच्चे एक रो में खड़े हो गए। आराम से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। बच्चे एक रो में खड़े हो गए, ठीक है, सारे स्टूडेंट एक रो में खड़े हो गए। ये अलग बात है 3-4 किलोमीटर की रो बन गई या और लंबी रो बन गई, दैट इज अनदर थिंग। ठीक है, ये खड़ा हुआ हूं मैं, ठीक। अब मेरे पास काउंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका देखिएगा, जैसे स्कूल्स में किया जाता है। मेरे सामने बच्चे खड़े हुए हैं, मैं आगे खड़ा हुआ हूं। पहला तरीका, मैं ऐसे काउंट कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 100। अरे नीचे हो यार, 103 104 200। दो परेशानी है, दो परेशानी है। एक तो मैं शॉर्ट हाइटेड पर्सन हूं, है ना, तो कोई लंबा बच्चा आ गया तो मेरा खेल हो गया।
और दूसरी बात उम्र भी मेरी ज्यादा है तो आई साइट वीक है, तो बहुत दूर तक तो मेरी नजर जाएगी नहीं, है ना। तो बहुत ही टीडियस टास्क हो जाएगा। ठीक है, पहला तरीका टीडीएस हो गया, बुढ़े आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है जैसे इटरेशन या लूप होता है कि मैं क्या करूं, मैं एक एक बच्चे को काउंट कर रहा हूं बाई ट्रेवर्सिंग द एंटायर रो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एंड तक जा रहा हूं, और लास्ट में क्या हालत हो गई, अरे यार अति हो गई, क्या बोल दिया डोला सर ने यार। अगेन अ कम्बरसम प्रोसेस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं कर सकते, मैं कह रहा हूं तरीके बहुत हैं, बट रिकर्शन क्यों बेहतर है अब वो समझेंगे। ठीक है, ठीक है सर। डॉयला सर ने मुझसे पूछा, डॉयला सर आस्क्ड मी टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट। मैं डायरेक्टली काउंट नहीं कर रहा हूं, बट क्या मुझे पता है कितने हैं? नहीं सर, लेकिन मैं इनमें से किसी की हेल्प ले सकता हूं। मैंने जो भी पहला स्टूडेंट है उससे पूछा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग बिहाइंड यू इंक्लूडिंग योर सेल्फ। अब ये बच्चा टेंशन में आ गया, कहेगा मैं कैसे काउंटिंग करूं, मैं कैसे काउंटिंग करूं, उसको भी नहीं है भाई, उसके सामने भी यही प्रॉब्लम है, हाँ या ना। लेकिन जैसे मैं पहले स्टूडेंट से हेल्प ले रहा हूं, वो भी किसी से हेल्प ले सकता है। ये अपने से पीछे वाले से पूछेगा, टेल मी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग बिहाइंड यू इंक्लूडिंग योर सेल्फ। अब ये भी टेंशन में आ गया, ये कहेगा मैं अपने पीछे वाले से पूछता हूं। अब आराम से समझिएगा, ये किसके आंसर का वेट कर रहा है, ये अगर ये इसका पीछे वाला इसे आंसर देगा 10 तो ये इसको आंसर देगा, ये मुझको आंसर देगा 11। ठीक है सर। सिमिलरली इसने किससे पूछा, अपने से पीछे वाले से, इसने किससे पूछा, अपने से पीछे वाले से, और इसने किससे पूछा, अपने से पीछे वाले से। क्या इस पूरे प्रोसेस में कोई भी है जो आंसर जानता है? क्या इस पूरे प्रोसेस में कोई भी है जो सीधे आंसर बताएगा? सोच के बोलिएगा, सोच के बोलिएगा, क्या इस पूरे प्रोसेस में कोई भी है जो सीधे आंसर जानता है? सर लास्ट स्टूडेंट, हाँ या ना। लास्ट वाला कहेगा अरे नो वन इज सिटिंग बिहाइंड मी एंड आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि मेरे पीछे कोई नहीं बैठा है और मैं भी एक इंसान हूं, तो मेरा आंसर है 1, हाँ या ना। बेटा जहां नहीं समझ में आए मुझे रोक देना, बट मैं गारंटी देता हूं कि रिकर्शन आपकी जिंदगी का फेवरेट टॉपिक बन जाएगा। पंकज सर गारंटी दे रहे हैं इस बात की, वारंटी नहीं देता हूं मैं, गारंटी दे रहा हूं बेटा। सर अब ये लास्ट वाला क्या कहेगा, लास्ट वाला बोलेगा सिंस नो वन इज सिटिंग बिहाइंड मी, ये अपने से आगे वाले को आंसर देगा 1। अब जब इसके पास आंसर आया 1 तो ये कहेगा अरे मेरे पीछे एक बैठा और मैं भी एक इंसान हूं, तो ये अपने से आगे वाले को क्या आंसर देगा, 2। ये क्या आंसर देगा, जो भी इसको आंसर मिला है +1 कर देगा। ये क्या करेगा, जो भी इसको आंसर मिला है +1 करके आगे बढ़ा देगा, जो भी इसको आंसर मिला है +1 करके आगे आंसर बढ़ा देगा, जो भी इसको आंसर मिला है +1 करके आगे आंसर बढ़ा देगा। अरे बोलो ना यार। अब इसके पास आंसर 6 है, मान लो सिर्फ 6 स्टूडेंट होते, इसके पास आंसर 6 है, तो ये फाइनल आंसर क्या देगा, 6 + 1, हाँ या ना। समझ में आया या नहीं? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, समझ में आया या नहीं? अब 6 की जगह यहां हजारों भी हो सकते थे, क्या कोई फर्क पड़ता? सर तो एक्चुअली रिकर्शन क्या है? देखिए यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट थे रिकर्शन के अंदर। आप ऐसा समझिए, देर आर मैनी रोबोट्स विच आर वर्किंग टुगेदर, देर आर मैनी रोबोट्स विच आर वर्किंग टुगेदर एंड एवरी रोबोट, और यू कैन अंडरस्टैंड के रिकर्शन के अंदर बहुत सारे लोग हैं, हर इंसान कुछ काम खुद कर देता है, हर इंसान कुछ काम खुद करता है और बाकी का काम रिकर्शन पर छोड़ देता है। एम आई राइट और नॉट? देखिए इसने क्या काम कर रहा है इस पूरे प्रोसेस में, ये क्या काम कर रहा है, ये 1 एडिशन का काम करता है। ये जो भी इसके पास आंसर आ रहा है उसमें 1 ऐड करता है और आंसर दे देता है, हाँ या ना। क्या इसने काउंट किया या इसने काउंट किया? सर किसी ने काउंट नहीं किया, सबने
कुछ काम खुद किया और बाकी का रिकर्शन पर छोड़ दिया। इज दैट ओके? अगर अब भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं माफी चाहता हूं, मैं सही कैंडिडेट नहीं हूं आपको रिकर्शन पढ़ाने के लिए। अगर अब भी किसी को समझ में नहीं आया है तो मैं सही कैंडिडेट नहीं हूं। ठीक है? अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, यही क्वेश्चन अगर अगर व्हाट इफ ओनली वन स्टूडेंट वाज देयर, तो क्या मुझे इस सब प्रोसेस की जरूरत पड़ती? अगर सिर्फ एक स्टूडेंट होता और डॉलर सर मुझसे कहते, डॉलर पंकज सर काउंट करके बताओ, मैं भी मन मन में हंसता कि यार गुरुजी कैसी बातें कर रहे हो। मैं डायरेक्टली आंसर दे देता, मैं डायरेक्टली आंसर दे देता, हाँ या ना, हाँ या ना। देखिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है, इफ द इनपुट साइज इज स्मॉल, प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है। इफ द इनपुट साइज इज स्मॉल, दैट मीन्स डू वी नीड रिकर्शन? नो रिकर्शन इज नीडेड, नो रिकर्शन इज नीडेड। We can answer directly, we can answer directly। दैट मीन्स ये एक इजी केस है सॉल्व करने के लिए, ये एक इजी केस है। क्लियर टू एवरीवन? कॉन्सेप्ट बताना ताकि जिंदगी भर रिकर्शन में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है सर? बट इफ द इनपुट साइज इज लार्ज, इफ द इनपुट साइज इज लार्ज, मान लो 10,000 स्टूडेंट होते, क्या मैं काउंट कर पाता? क्या मैं काउंट कर पाता? नहीं सर, बिल्कुल भी काउंट नहीं कर पाते। इफ इट इज अ हार्ड केस, और यू कैन से हार्ड टू सॉल्व, अरे टेल मी, कैन नॉट बी आंसर्ड डायरेक्टली, कैन नॉट बी आंसर्ड डायरेक्टली, एंड दैट मीन्स रिकर्शन इज नीडेड। सबको क्लियर है ना? हाँ सर। तो इन जनरल रिकर्शन कैसा होता है? सर इन जनरल रिकर्शन हमेशा कुछ ऐसा होता है, इन जनरल रिकर्शन में हमेशा दो केसेस होते हैं। इन जनरल एट लीस्ट टू केसेस आर देयर इन रिकर्शन। इन जनरल, ठीक है? ठीक है सर। इफ n इज स्मॉल, नो रिकर्शन इज नीडेड, नो रिकर्शन इज नीडेड, because it is an easy case, can be answered directly। ठीक है सर। what does this else means? sir, else means, else means, else means input is large, input is large। ठीक है? और जब इनपुट लार्ज है, व्हाट डज दैट मीन? इट इज अ हार्ड केस, कैन नॉट बी आंसर्ड डायरेक्टली, कैन नॉट बी आंसर्ड डायरेक्टली, रिकर्शन इज नीडेड। दैट मीन्स एल्स वाले पार्ट में हम रिकर्सिव कोड लिखेंगे। दैट मीन्स एल्स वाला पार्ट हमारे रिकर्शन को हैंडल करेगा। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? जल्दी से बताइए यार, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज इसे नोट कर लीजिए, प्लीज इसे नोट कर लीजिए। प्लीज इसे नोट कर लीजिए। ठीक है सर।
एग्जाम्पल 1 या प्रॉब्लम 1 इजी प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। लेट अस सपोज हमारे प्रोग्राम को जो इनपुट है वो है n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कोई एक नंबर। पलाश डोंट वरी, अभी मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है। पलाश मैंने अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है। बी देयर फॉर 1.5 आवर्स विद मी, आपको रिकर्शन समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, प्लीज थोड़ी सी देर धैर्य रखें, ठीक है। सर व्हाट डज दैट मीन? मान लीजिए इफ द इनपुट इज 2, then what is the output? The output is PANKAJ, PANKAJ. Okay, sir. If the input is 4, then the output is PANKAJ, 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 PANKAJ. If the input is 8, the output is PANKAJ, 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 PANKAJ। क्वेश्चन समझ में आया? पहले बताओ, क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्वेश्चन समझ में आया? पहले बताओ। एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें एक ऐसा फंक्शन लिखना है जिसमें n क्या है? n इनपुट है, n टाइम्स मेरे नाम प्रिंट होता है। प्रिंटिंग माई नेम n टाइम्स, प्रिंटिंग पंकज हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स। अब n कुछ भी हो सकता है, n 10,000 हो सकता है, n 10,000 भी हो सकता है, n 1 भी हो सकता है। और रिकर्शन से करना है, लूप से नहीं करना है। करने को तो लूप से भी कर सकते हैं ना, अरे करने को तो लूप से भी कर सकते हैं, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड रिकर्शन हम इसे रिकर्शन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब अगर मुझे रिकर्शन से सॉल्व करना है, अगर रिकर्शन से सॉल्व करना है, लेट अस सपोज मेरे फंक्शन का नाम है प्रिंट, और मेरा फंक्शन क्या लेगा? ठीक है सर, और ये प्रिंट फंक्शन क्या कर रहा है मुझे बताइए। इससे हम क्या करवाने वाले हैं? प्रिंट ऑफ एन से हम क्या करवाने वाले हैं? पलाश लेस देन 1 कैसे हो सकता है मुझे बताओ। -1 टाइम्स कैसे प्रिंट कराओगे मेरा नाम? पलाश -1 टाइम मेरा नाम कैसे प्रिंट कराओगे मुझे भी समझाओ जरा। या -2 टाइम्स मेरा नाम कैसे प्रिंट कराओगे ये समझाओ मुझे। अरे यार, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करता है ना बेटा। अब मम्मी से आपको, मम्मी मैंने आज 0 रोटी खाई, -1 रोटी खाई, तमाचा है ना, तमाचा। सर दिस फंक्शन, इसका टास्क क्या होना चाहिए? प्रिंटिंग पंकज n टाइम्स। हमने ये सोच के इस फंक्शन को लिखा है, ठीक है। अब हम इसे किससे सॉल्व करने वाले हैं? रिकर्शन से। हम इसे किससे सॉल्व करने वाले हैं? रिकर्शन से। अब मुझे बताओ, रिकर्शन का कॉन्सेप्ट तो सारे लोग जानते हैं। इफ n इज स्मॉल, इफ n इज स्मॉल, यही तो होता है। इफ n इज स्मॉल कैन बी आंसर डायरेक्टली, कैन बी आंसर डायरेक्टली। हाँ सर, नो रिकर्शन इज नीडेड। हाँ सर, इजी केस है। हाँ सर, और एल्स में आप लोग अच्छे से जानते हो रिकर्शन इज नीडेड, यही है ना। बिकॉज लार्ज एन। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? पहले बताओ, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन इन दिस कोड? नहीं सर। अगर किसी को टेंशन नहीं है, अगर किसी को टेंशन नहीं है,
अगर किसी को टेंशन नहीं है तो अब मुझे बताइएगा व्हाट इज दैट स्मॉल वैल्यू ऑफ एन जिसके लिए आप आंसर डायरेक्टली बता सकते हो। व्हाट इज दैट स्मॉल वैल्यू ऑफ एन जिसके लिए आप आंसर बता सकते हो। व्हाट इज दैट स्मॉल वैल्यू ऑफ एन, एन की वो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी जिसके लिए आप आंसर डायरेक्टली दे सकते हो। अरे टेल मी, आप लोग बोल रहे हो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। सर इफ एन इज इक्वल टू 1 जस्ट प्रिंट इट। अब सौभाग्य ने कहा 0। बेटा बेटा देखिए, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है एन की वैल्यू कभी भी लेस देन 1 नहीं हो सकती, तो 0 तो बोलो ही मत। ठीक है, 0 कब होती, अगर मैं प्रॉब्लम को यहां पर यह कर देता दैट एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तब आपका आंसर सही होता। ठीक है, जो भी था सबको क्लियर है। दैट मीन्स सर 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 व्हाट इज दैट स्मॉल वैल्यू ऑफ एन। सर इफ द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 1 तो हमें सिर्फ एक बार प्रिंटिंग करनी है, काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है, क्या रिकर्शन की नीड है? नहीं सर, सीधे सीधे आपका नाम प्रिंट हो और कहानी खत्म। ठीक है, अब सारे लोग इस रिटर्न को तो जानते हैं ना। रिटर्न क्या करता है, कंट्रोल वापस दे देगा, यानी कि क्या अब कुछ भी कोड एग्जीक्यूट करेगा? नहीं सर, कुछ भी कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, अब कहानी ये आती है, अब कहानी ये आती है जब भी हमारा रिकर्शन होता है। व्हाट इज रिकर्शन? व्हाट इज रिकर्शन? इन एवरी रिकर्सिव कॉल, इन एवरी रिकर्सिव कॉल some task, a small unit of work done, small unit of work is performed and remaining or rest is left for recursion। याद है ना, हर आदमी कुछ काम खुद करता है और बाकी का काम रिकर्शन पर छोड़ देता है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में हर आदमी +1 कर रहा था, है ना। तो आराम से समझिएगा, अगर n की वैल्यू 10,000 है या 20,000 है, ठीक है, और मैं इसको रिकर्शन से सॉल्व करना चाहता हूं, देन व्हाट इज दैट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क डन जो कि हर रिकर्सिव कॉल खुद से करे। हर रिकर्सिव कॉल कितनी बार प्रिंटिंग करे? व्हाट इज दैट मिनिमम, what is that minimum work done performed by every recursive call। हर रिकर्सिव कॉल कितना काम खुद करे? 1 बार प्रिंटिंग, 2 बार प्रिंटिंग, 10 बार प्रिंटिंग, 25 बार प्रिंटिंग। और प्लीज अगर आपको डाउट हो तो आर्ग्यूमेंट जरूर करना, अगर आपको डाउट हो तो आर्ग्यूमेंट जरूर करना। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं हर रिकर्सिव कॉल 1 बार खुद प्रिंट करे? हर रिकर्सिव कॉल 1 बार खुद प्रिंट किया। अब अगर बेटा आराम से देखना, अगर प्रिंट ऑफ n टाइम्स प्रिंट करवाना था, 1 बार प्रिंटिंग हो गई तो कितनी बार बचे होंगे? सर अगर 1000 बार प्रिंट कराना था, इस कॉल ने अगर 1 बार प्रिंट कर दिया तो 999 बचे होंगे ना। दैट मीन्स यहां पर मुझे क्या कोड लिखना है? यहां पर मुझे कोड लिखना है टू प्रिंट n-1 टाइम्स। तो ऐसा कोई फंक्शन है जो प्रिंट कराता हो? ऐसा कोई फंक्शन है जो मेरा नाम प्रिंट कराता हो? अरे सर यही तो फंक्शन है प्रिंट। तो अगर प्रिंट n टाइम्स प्रिंट कराता है तो n-1 टाइम कौन प्रिंट कराएगा? सर जस्ट कॉल दिस फंक्शन, और आर्ग्यूमेंट आपने क्या कर दिए? n-1। प्लीज नोट इट डाउन, मैंने बहुत जल्दी से बताइए, सबको क्लियर है? हाँ ऑफ कोर्स करेगा। अगर आप रिटर्न नहीं भी लगाएंगे देन इट इज ओके। अगर आप रिटर्न नहीं भी लगाएंगे देन इट इज ओके। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वाई आर्ग्यूमेंट इज n-1 सर, कुड यू एक्सप्लेन? ओके, बिल्कुल करेगा यार,
बेटा अगर अगर मुझे प्रिंट ऑफ 100 कराना है, प्लीज आराम से देखिएगा, इस कोड में अगर मान लीजिए कोई मेरे से कहता है प्रिंट ऑफ 100 को कॉल कराओ, तो एन की वैल्यू क्या हो गई? एन की वैल्यू क्या हो गई? 100। बेटा इधर देखिएगा सारे लोग, ठीक है। अब सर प्रिंट ऑफ 100 कॉल हुआ तो एन की वैल्यू क्या है? 100। अच्छा, क्या क्या बेस केस है? क्या बेस केस है? नहीं। एल्स में गए, एल्स ने एक बार प्रिंटफ पंकज प्रिंट कर दिया, उसके बाद प्रिंट ऑफ अब कितनी बार बचे होंगे? दैट मींस ये प्रिंट अब क्या बोल रहा है? ये प्रिंट यही तो बोलेगा कि भैया 99 बार और प्रिंट करा दो, काम खत्म। रिकर्सिव कोड में सिर्फ 2 स्टेटमेंट हैं। भैया सबको क्लियर है? जो भी पूछ रहा था, साईदीप, साईदीप जी, चलिए साईदीप, अगर अब भी क्लियर नहीं हुआ होगा तो थोड़ी देर वेट करिएगा, चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए पहले बताओ, थोड़ा सा रिकर्शन का कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसा या नहीं घुसा? थोड़ा सा रिकर्शन का कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसा या नहीं घुसा? मेरे ख्याल से घुस गया होगा। ठीक है सर। सर दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। फॉर एनी नंबर ग्रेटर देन 0, फॉर एनी नंबर ग्रेटर देन 0, if the input is 1 to 5, the output is 8. If the input is 32, the output is 5. If the input is 2, 3, 9, 7, the output is 5 plus 9, 14 plus 1, 14 plus 7, 21. ठीक है? If the input is 3, the output is also 3. If the input is 9, the output is also 9. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहले क्वेश्चन मुझे समझाओ, पहले मुझे क्वेश्चन समझाओ सारे लोग, पहले मुझे क्वेश्चन समझाओ सारे लोग। द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट? सर हमें सम ऑफ डिजिट निकालना है। इस क्वेश्चन को हम इटरेटिवली कर चुके हैं, है ना? कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं। आउटपुट में क्या चाहिए? सम ऑफ डिजिट चाहिए। आउटपुट में क्या चाहिए? सम ऑफ डिजिट चाहिए। ठीक है, ठीक है, बोलो यार। सम ऑफ डिजिट, अब सम ऑफ डिजिट समझते हो? सर सम ऑफ डिजिट का मतलब तो कुछ ऐसा है ना, मान लो 4 डिजिट हैं तो मुझे ये करना है ना? तो हर रिकर्सिव, अच्छा पहले 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 इसको अच्छे से समझते हैं। सर सर मान लीजिए मेरे फंक्शन का नाम है सम ऑफ डिजिट, मेरे फंक्शन का नाम है सम ऑफ डिजिट, और फाइनल आंसर क्या देगा? ये इंटीजर। मान लीजिए इसमें हमने n दिया, तो रिकर्सिवली अगर इसको सॉल्व करना है तो 2 ही कॉन्सेप्ट है। इफ n इज स्मॉल, नो रिकर्शन इज नीडेड, वी कैन आंसर डायरेक्टली, याद है ना? नो रिकर्शन इज नीडेड। हाँ सर, वी कैन आंसर डायरेक्टली, कैन बी आंसर डायरेक्टली। अरे बोलो यार, हाँ या ना? हाँ सर, ठीक है। एल्स रिकर्शन इज नीडेड, और हर रिकर्सिव कॉल में कुछ काम खुद होता है और बाकी का रिकर्शन पर छोड़ा जाता है। सही है, सही है। अब मुझे बताओ, व्हाट इज दैट स्मॉल इनपुट, व्हाट इज दैट स्मॉल इनपुट जिसके लिए रिकर्शन की नीड नहीं है? व्हाट इज दैट स्मॉल वैल्यू ऑफ n फॉर विच द रिकर्शन इज नॉट नीडेड, एंड हम इसका आंसर डायरेक्टली दे सकते हैं। अरे फिर गलत बात लिख रहे हो, फिर गलत बात लिख रहे हो। प्रॉब्लम तो देखो यार, प्रॉब्लम तो देखा करो। n ग्रेटर देन 0 बच्चे। हाँ सर, अगर सिंगल डिजिट का इनपुट है तो आंसर वही है, ठीक है। दैट मीन्स कैन आई राइट इफ n इज ग्रेटर देन 0 एंड n इज लेस देन 9, इज दैट ओके? डायरेक्टली रिटर्न। अब रिटर्न क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इंटीजर वैल्यू है n। हाँ या ना? अब देखो
क्या इस इफ के साथ ब्रैकेट लगाने की जरूरत थी? नहीं सर, सिंगल लाइन का कोड है, अटैच कर दो। बोलो यार, फटाफट बोलो, सही है ना? सही है सर। अब इस एल्स का कोड हम कैसे लिखेंगे? दैट मीन्स सर यहां पर हम रिकर्शन को यूज करेंगे। अब रिकर्शन में क्या होता है? हर रिकर्सिव कॉल कुछ काम खुद करती है और बाकी का रिकर्शन पर छोड़ती है। ठीक है, हर रिकर्सिव कॉल कुछ काम खुद करती है और बाकी का रिकर्शन पर छोड़ती है। अगर मुझे पास बहुत सारी डिजिट्स का मुझे सम करना है तो हर रिकर्सिव कॉल देखिए बहुत सारी डिजिट्स का सम करना है। हाँ सॉरी 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 सॉरी, n इज लेस देन इक्वल टू n, सॉरी मेरे से गलती हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, हर रिकर्सिव कॉल कितनी डिजिट्स का सम खुद कर पाएगी? व्हाट इज दैट स्मॉल यूनिट ऑफ वर्क डन जो कि एक रिकर्सिव कॉल को करना चाहिए? कितनी डिजिट्स का सम एक रिकर्सिव कॉल को करना चाहिए? आप लोग सोच के बताइएगा, मैं बोल ही नहीं रहा कुछ। सर एक डिजिट निकाल सकते हैं ना? हाँ। अब कहानी ये आती है, किसी नंबर में से पहला डिजिट निकालना आसान होता है या लास्ट डिजिट निकालना आसान होता है? आप लोग बताइए, किसी नंबर में से पहला डिजिट निकालना आसान होता है या लास्ट डिजिट निकालना आसान होता है? सर अगर मान लीजिए मेरे पास नंबर है 1267, तो लास्ट डिजिट आराम से निकल आता है, हाँ या ना? कैन आई से प्लीज आराम से देखिएगा, कैन आई से कि अगर कोई मेरे से पूछता है कि सम ऑफ डिजिट 1267 क्या होगा, तो मैं कहूंगा लास्ट डिजिट प्लस बची हुई डिजिट्स। इज दैट ओके और नॉट? अरे टेल मी ना, हाँ या ना? ऐसे ही तो निकालोगे। हाँ सर। दैट मीन्स अब ये कैसे मिला होगा आपको? नंबर मॉड 10 से प्लस बची हुई डिजिट्स का सम। देखिए बची हुई डिजिट्स के सम के लिए हम सेम फंक्शन को कॉल करेंगे, और ये कैसे मिलेगा? n/10 से, हाँ या ना? सो कैन आई से एल्स के अंदर मैं सिंपल सा एक कोड लिखूंगा, रिटर्न n mod 10 प्लस कॉल द सेम फंक्शन रिकर्शन। हर रिकर्सिव कॉल कुछ काम खुद करती है और बाकी का रिकर्शन पर छोड़ देती है। बोलो बेटा, फटाफट से बोलो, हाँ या ना? अब क्योंकि ये भी एक लाइन का कोड है, क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता था? आज विशु का बर्थडे था, ओके। सबको क्लियर है? करण अगर रिटर्न नहीं लगाओगे तो कैसे चलेगा? वैशु मेरे कुंवर साहब की फ्रेंड है, यहीं ऊपर सोसाइटी में रहती है, आज उसका बर्थडे था, है ना? तो कुंवर साहब अभी आए थे हमें बताने। थैंक यू। हाँ कुंवर साहब पार्टी में से आए हैं, तो कुंवर साहब बस हमें इंफॉर्मेशन देने आए थे कि पापा आज वैशु का बर्थडे था। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कुछ समझ में आ रहा है, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। दो एग्जाम्पल से कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा। अब एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बताता हूं रिकर्शन को। जब भी आप रिकर्शन का कोड लिखें, एक तो चीज समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज समझिए, रिकर्शन का जब भी आप कोड लिखें तो ऑलवेज एज्यूम, कोई बात नहीं करण, मैं बताऊंगा। करण एक बात बताओ, करण
अगर मैं आपसे पूछूं इनका सम क्या है, इनका सम क्या है, तो क्या आप बिना बोले कुछ बता सकते हो क्या मुझे आंसर? अरे करण, अगर मैं पूछूं इनका सम क्या है, तो आप क्या बिना कुछ आंसर दिए मुझे बता सकते हो? नहीं ना। दैट मीन्स आपको कुछ जवाब देना पड़ेगा ना, आपको एक वैल्यू मुझे देनी पड़ेगी, इसके आंसर के लिए आपको एक वैल्यू देनी पड़ेगी। तो एक ऐसा फंक्शन डिजाइन करना पड़ेगा ना जो कुछ रिटर्न करेगा। ऑफ कोर्स यार, कैसी बात कर रहे हो करण। पहले यहां पर समझो सारे लोग, पहले यहां पर समझो, साईदीप पहले यहां पर समझो, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है? जब भी आप रिकर्शन अप्लाई करें, ठीक है, अगर ओरिजिनल प्रॉब्लम का साइज n है, ऑलवेज एज्यूम दैट वी नो द आंसर ऑफ स्मॉल साइज प्रॉब्लम। ये रिकर्शन के लिए सबसे बड़ी ट्रिक है जो कोई बताएगा। अगर आप एक प्रॉब्लम को रिकर्शन से सॉल्व करना चाहते हैं तो हमेशा ये एज्यूम करो कि हमें छोटे साइज की प्रॉब्लम का आंसर पता है। अब कहानी ये, व्हाट इज स्मॉल साइज? एनीथिंग विच इज लेस देन एन, एनीथिंग विच इज लेस देन एन। हालांकि ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करती है, n-1 और n-2। आप ये हमेशा एज्यूम करके चलें कि रिकर्शन मुझे जवाब दे देगा, रिकर्शन मुझे स्मॉल साइज की प्रॉब्लम का जवाब दे देगा। गेट द पॉइंट? अरे टेल मी ना, गेट द पॉइंट और नॉट? पहले बताओ, सबको समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया या नहीं? सबको थोड़ा बहुत समझ में आया या नहीं? सर ठीक है सर, अब मान लीजिए हमें एक प्रॉब्लम मिलती है, a टू दी पावर b को निकालना। क्या मिलती है? a टू दी पावर b को निकालने का, ठीक है, a टू दी पावर b को निकालना है, वेयर b कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, a कैन बी एनी नंबर, ठीक है? प्रॉब्लम समझिएगा पहले। नोनी इधर देखो, नोनी, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे सम चाहिए 1267 का, तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि हमें सम 126 का रिकर्शन बता देगा, हमें सम 12 का रिकर्शन बता देगा। मैं बस ये कह रहा था कि आप ये मान के चलिए कि रिकर्शन को इसका आंसर पता होगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ये वाला आंसर पता है, तो इसमें किसका क्या करूं? इसका आंसर कैसे मिलेगा? इसका आंसर कैसे मिलेगा? सर अगर आप इसमें 7 जोड़ दोगे तो आंसर मिल जाएगा। बन गई रिकर्सिव फॉर्मूलेशन, बन गया रिकर्सिव फॉर्मूलेशन, ठीक है नोनी? मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा था बच्चे, सॉरी, मैं सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है? अरे क्या प्रॉब्लम चल रही थी? a ग्रेटर देन b, ठीक है सर, क्या प्रॉब्लम थी? a की पावर b वेयर b कैन बी एनीथिंग, ओके, एंड a इज ग्रेटर देन 0। हमें क्या फाइंड आउट करना है? a टू दी पावर b फाइंड करना है, ठीक है? अब मान लीजिए 3 की पावर 100 मुझे निकालना है। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें, सर 3 की पावर 100 का मतलब है 3 को, अरे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना ना, 3 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, हाँ या ना? या सर अब मुझे बताओ, सबसे पहला ठीक है सर, अगर मैं इसे रिकर्शन से सॉल्व करना चाहता हूं, अगर मैं इसे रिकर्शन से सॉल्व करना चाहता हूं, तो देखो आराम से समझना, 3 तो सेम ही रहेगा ना, हाँ या ना? हाँ या ना? स्मॉल साइज ऑल्सो नोन एज रिकर्शन, नहीं प्लस स्मॉल साइज को हम बेस केस कहते हैं बेटा, ठीक है? सर खेल तो सारा पावर का है ना, ए और बी में से आप किस पर वर्कआउट करोगे? ए तो ए रहेगा ना हमेशा, पावर है ना जो हमें परेशान कर रही है,
व्हाट इज दैट स्मॉल वैल्यू ऑफ बी, व्हाट इज दैट स्मॉल वैल्यू ऑफ बी जिसके लिए हम आंसर डायरेक्टली दे सकते हैं? आप लोग मुझे बताइए, व्हाट इज दैट स्मॉल वैल्यू ऑफ बी जिसके लिए हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं? सर if b is 0, if b is 0 we can directly return 1. if b is 0 we can directly return 1. अगर b की वैल्यू 0 है तो हम डायरेक्टली आंसर क्या दे सकते हैं? 1, बिकॉज मैथमेटिक्स में किसी की भी पावर 0 1 होती है। सही है ना? सॉरी, सही है, सही है। दैट मीन्स सर अगर मैं एक फंक्शन लिख रहा हूं पावर, उसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट आएंगे क्योंकि हमें दोनों की जरूरत पड़ेगी, और इसका रिटर्न टाइप इंटीजर होगा। हमने कहा कि अगर b की वैल्यू 0 है तो डायरेक्टली क्या रिटर्न करो? 1। सही है। अब देखो, इस कोड में आप एल्स लगाते हो या नहीं लगाते कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या ये बात क्लियर है कि एल्स नहीं भी लगाऊंगा तब भी ये कोड चलेगा? देखो, अगर इफ चला है तो यहीं से काम खत्म, अदरवाइज ये कोड चलेगा। इज दैट ओके? हाँ या ना? पगादर राज जी, पगादर राज जी, पगादर राज जी कह रहे हैं, पगादर राज जी कह रहे हैं कि सम वाले में लास्ट में 1 बचेगा, वो कैसे होगा? ठीक है, चलो डिस्कस करेंगे। अभी पहले इस प्रॉब्लम को समझ लो बेटा, ठीक है? पहले इस प्रॉब्लम को समझ लो, उसके बाद बताता हूं, ठीक है? पगादर राज अभी बताऊंगा, ठीक है? ठीक है सर। हाँ या ना? देखो, मैंने हमेशा कहा है एटलीस्ट ये केस हो सकता है, कभी कभार आपको 2 ऐसे केस लगाने पड़ जाएं, हो सकता है कभी कभार आपको 2 ऐसे केस लगाने पड़ जाएं। ठीक है, ठीक है सर। अब सर, हर रिकर्सिव कॉल क्या काम करती है? आप लोग मुझे बताओ, हर रिकर्सिव कॉल क्या काम करती है? सर, कुछ काम खुद करती है और बाकी का रिकर्शन पर छोड़ती है। ठीक है, तो मान लो अगर आपके पास 3 की पावर 100 है, दैट मींस 3 इंटू 3 इंटू 3 मेनी टाइम्स। तो हर रिकर्सिव कॉल क्या स्मॉल यूनिट ऑफ वर्क डन करे? हर रिकर्सिव कॉल कितनी बार मल्टीप्लाई खुद करे और बाकी का रिकर्शन पर छोड़े? आप लोग बताइए, वही कर दूंगा। या इसको आप दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं। मैंने कहा रिकर्शन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप ये मान के चलिए कि आपको स्मॉल साइज की प्रॉब्लम का आंसर पता है। तो अगर मुझे ये आंसर पता है तो इसमें क्या कर दूं? सर 3 इंटू, हाँ या ना? इज दैट ओके और नॉट? हाँ या ना? हाँ सर। दैट मीन्स अगर a टू द पावर b में एक बार मैं a का मल्टीप्लाई कर दूं, दैट मीन्स अगर मेरे पास 3 की पावर 100 है तो मैं ये कह रहा हूं एक बार तो खुद मल्टीप्लाई करूं और रिमेनिंग n-1 के लिए क्या करूं? रिकर्शन। हाँ या ना? हाँ या ना? तन्मय प्लीज यार थोड़ा सा पहले पढ़ लिया करो यार, आप तो यार हद कर देते हो। अभी रिकर्शन खत्म हो गया क्या? अभी मैंने कुछ भी बताया रिकर्शन के बारे में? मैं रिकर्शन में 6 घंटे आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा रिकर्शन अच्छा है या इटरेशन अच्छा है। हर वक्त अच्छा नहीं लगता बेटा ये सब। आप अच्छे होंगे हो सकता है पढ़ाई में, बट ये अच्छा नहीं लगता। अभी मैं कुछ भी कवर अप किया हूं, मैं रिकर्शन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप उससे पहले ही निचोड़ पूछने लग जाते हैं, सर रिकर्शन अच्छा है, इटरेशन अच्छा है। अरे यार कैसी बेवकूफों जैसी बातें शुरू कर देते हो बेटा, थोड़ी देर वेट किया करो यार। लेट मी फिनिश द टॉपिक फर्स्ट। रिकर्शन जब खत्म होगा तब आप और मैं इस पर बैठ के आराम से बात करेंगे, ठीक है? कि रिकर्शन अच्छा है, इटरेशन अच्छा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना? मैं यार, आपको क्या ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा लेक्चर लेते में ही, 1 घंटे में ही मर जाऊंगा, या सी कंप्लीट नहीं होगी उससे पहले पंकज सर मर जाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं तन्मय, तन्मय कभी भी नहीं। जब तक कोई टॉपिक पढ़ा नहीं है मैं उसके बारे में, उसके डिमेरिट्स और एडवांटेज कैसे बता सकता हूं? मुझे बताओ यार। आपको रिकर्शन पता नहीं और मैं कह दूं रिकर्शन अच्छा है या रिकर्शन खराब है? कैसी यार, हर वक्त अच्छा नहीं लगता है ना ये सब। मुझे भी थोड़ा सा पढ़ा लेने दिया करो, अच्छा नहीं लगता है बेटा। मैं आपको लेक्चर में एक बार जरूर पूछता हूं कि अब डाउट पूछो, तब पूछा करो ना, जितने डाउट हैं आपके बचा के रखा करो, लिखते जाया करो, है ना?
ठीक है सर। तो अब अगर मैं पूछूं तो हमें अगर ए की पावर बी निकालना है, दैट मीन्स ए मल्टीप्लाइड बाई, अरे ए टू द पावर बी माइनस वन, है ना। अब इसको कौन कैलकुलेट कर सकता है, ए टू दी पावर बी माइनस वन को? इसको कौन कैलकुलेट कर सकता है, ए टू दी पावर बी माइनस वन को? सर पावर ऑफ ए कॉमा बी ए की पावर बी को काउंट करता है, ठीक है सर। तो इसके लिए क्या मैं फिर से ये लिख सकता हूं, रिटर्न पावर ऑफ ए कॉमा बी माइनस वन। फटाफट से बोलो, फटाफट से बोलो, आराम से, टेंशन हो तो बताओ, अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके। सबको क्लियर है? पलाश ट्राई कीजिएगा। पलाश, पलाश, अब सारे लोग इधर देखिएगा, ठीक है, सारे के सारे लोग इधर देखिएगा। कभी कभार लगता है खराब पढ़ाओ ज्यादा अच्छा है, बच्चा कम डाउट पूछेगा, काम खत्म पैसा हजम, है ना सर। इधर देखो सारे लोग, पहले सारे लोग इधर देखना, अच्छे से इधर देखना। मेन के अंदर 4 लाइन का कोड लिखा हुआ है, मेन के अंदर 4 लाइन का कोड लिखा हुआ है, ठीक है, मेन के अंदर 4 लाइन का कोड लिखा है। अगर आप रिकर्शन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप नहीं, पलाश आपने गलत नहीं पूछा, पलाश आपका आंसर सही है, मैं आपको अभी बता दूंगा, डोंट वरी। पलाश एक बात मुझे बताओ, अगर मैं ए की पावर बी काउंट कर सकता हूं, अगर मैं ए की पावर बी कंप्यूट कर सकता हूं, पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि पावर ऐसे कंप्यूट होती हैं, ठीक है। पहले आपको बी की पावर सी कंप्यूट करना पड़ेगा। एक बार अगर आपने फंक्शन लिख लिया, प्लस अच्छे से देखना बेटा, करना कुछ नहीं था, यही तो है रिकर्शन। कितना आसान है यार, कितना आसान है पलाश। आपका जो जवाब था मेरे लिए मिली सेकेंड्स का भी काम नहीं है आंसर देना, बट द प्रॉब्लम इज जितना आप एक्सप्लोर करोगे ना उतना चीजें अच्छी होंगी। पलाश नाउ इट इज ओके। और दूसरा काम आप क्या कर सकते थे, अरे पहले इसको कंप्यूट करो, पहले इसको कंप्यूट करो, हाँ या ना, एंड देन आप कंप्यूट कर लो, ऐसे कंप्यूट कर लो, क्या फर्क पड़ता है। अब आपका आंसर क्या है भाई? पलाश नाउ इट इज ओके। यार मेरे लिए आंसर देना बड़ी बात नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज टाइम नहीं होता है इतना, ठीक है। अब सर हमने क्या पढ़ा है, स्टैक। अब मुझे बताओ सबसे पहले एग्जीक्यूशन किससे स्टार्ट होगा, मेन से। एग्जीक्यूशन किससे स्टार्ट होगा, मेन से। मेन में 4 लाइन है, जब मेन की पहली लाइन चलेगी उससे क्या होगा, मेन की पहली लाइन से एक लोकल वेरिएबल बना आई। अब मेन की जब दूसरी लाइन एग्जीक्यूट करेगी तो उसने पावर ऑफ 5,4 को कॉल किया, तो अब फंक्शन पावर ऑफ 5,4, बेटा जब 5,4 बनेगा तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट 5 है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट ए है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए की वैल्यू 5 हो गई
और b की वैल्यू 4 हो गई। कह सकता हूं या नहीं? जल्दी बताओ, कह सकता हूं या नहीं? हाँ सर। अब देखिए, पावर ऑफ 5,4 का जब कोड चलेगा तो ये चेक करेगा क्या b की वैल्यू 0 है? नहीं सर। तो एल्स वाला कोड चलेगा, एल्स वाला कोड चलेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? अब एल्स वाला जो कोड है आप समझिएगा, एल्स वाला जो कोड है वो ये कह रहा है कि प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो कह रहा है a इंटू पावर ऑफ a, दैट मीन्स 5 कॉमा b माइनस 1 यानी कि 3। यानी कि अब पावर ऑफ 5,4 किसको कॉल कर रहा है? पावर ऑफ 5,3 को। अच्छा सर, पावर ऑफ 5,3, जब 5,3 की कॉल है तो यहां पर a की वैल्यू हो गई 5 और b की वैल्यू हो गई 3। आराम से देखिएगा, इसका आंसर वेट कर रहा है, जब इसका आंसर मिलेगा तो यहां पर उसको पेस्ट करेंगे, फिर a से उसका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है सर? अरे बोलो यार, a की वैल्यू 5 है, याद रखिएगा। ठीक है, अब फिर से देखिए, क्योंकि इफ नहीं चल रहा एल्स चलेगा। एल्स का मतलब क्या है? ये रिटर्न करेगा a इंटू पावर ऑफ a कॉमा यानी कि 5,3 माइनस 1 यानी कि 2। अब पावर ऑफ 5,2 कॉल हुआ, जल्दी से बोलो। हाँ सर, पावर ऑफ 5,2 कॉल हुआ। जब पावर ऑफ 5,2 कॉल हुआ तो a की वैल्यू क्या है? 5, b की वैल्यू क्या है? 2। अब फिर से, क्योंकि बेस केस तो है नहीं, एल्स वाला कोड क्या कहेगा कि इसका आंसर होगा 5 इंटू पावर ऑफ 5,1। अब यहां से देखिए किसको कॉल हुआ? पावर ऑफ 5,1 कॉल हुआ। ठीक है सर, तो यहां पर a की वैल्यू क्या हो गई सर? 5 हो गई। b की वैल्यू क्या हो गई सर? 1 हो गई। अब ये क्या रिटर्न करेगा? 5 इंटू पावर ऑफ 5,0। ठीक है ना? अरे बोलो यार, सबको ओके है? सबको ओके है? सबको ओके है या नहीं है? पहले बताओ, सबको ओके है या नहीं है? हाँ सर। अब ये किसकी कॉल आएगी? पावर ऑफ 5,0। अब जब पावर ऑफ 5,0 होगा, क्योंकि b की वैल्यू 1 हो गई, तो ये यहां से क्या वापस भेजेगा? 1। किसको वापस भेजेगा? देखो, जब ये कोड खत्म हो जाता है, जब कोई कोड खत्म, रिटर्न का मतलब खत्म, यानी कि क्या इसके एक्टिवेशन रिकॉर्ड को मेमोरी में रखना है? नहीं सर। इसको किसने कॉल किया था? इसने। तो ये 1 को जाके यहां पर चिपका देगा। हाँ या ना? हाँ या ना? सर सर बिल्कुल ठीक है सर। अब जब 5 इंटू 1 जब ये सॉल्व हो जाएगा, आराम से बताइएगा, अब इसको कुछ सॉल्व करना है क्या? नहीं सर। दैट मींस ये अब क्या करेगा? रिटर्न करेगा। किसको? इस वाली कॉल को ये 5 रिटर्न कर देगा। बिल्कुल सही है सर। हाँ या ना? तो यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? 25। अब जब इसका काम खत्म तो ये किसको? इसको क्या रिटर्न करेगा? 25। अब इसका कैलकुलेशन होगा, ये क्या रिटर्न करेगा? 125। और फाइनली ये क्या रिटर्न करेगा? अरे बोलो ना, फाइनली ये क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा 625। किसके अंदर? आई के अंदर। अब देखिए, जैसे जैसे रिटर्न होते जा रहे हैं, इनके एक्टिवेशन रिकॉर्ड अब मेमोरी में नहीं है, तो आई की वैल्यू क्या हो गई? 625। इज दैट ओके? दूसरे नंबर, सॉरी, ये सेकंड वाले पर है ना, आई इज इक्वल टू 625। सही है सर। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या करेगा? प्रिंट कर देगा 625, और फोर्थ स्टेटमेंट से काम खत्म। तो इसका आउटपुट क्या है? 625। ये पहला तरीका था रिकर्शन को ट्रेस करने का। हाँ या ना? अगर आपने गौर किया हो, अगर आपने गौर किया हो, इस पूरे कोड पर अगर आपने गौर किया है, तो हमें सॉल्व करना था पावर ऑफ 5,4। ये है a, ये है b सर। अब इसकी वैल्यू हमें कैसे मिलेगी? 5 इंटू पावर ऑफ 5,3। बोलो यार। हाँ सर। जब ये वाली कॉल चल रही है तो a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है। ये कैसे सॉल्व होगा सर? ये कैसे सॉल्व होगा? इसकी वैल्यू मिलेगी 5 इंटू पावर ऑफ 5,2। इजंट इट ओके? हाँ सर। अब इसकी वैल्यू देखो, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का आंसर तभी तो मिलेगा जब ये वाली आंसर होगा हमारे पास। हाँ या ना? ठीक है।
अब जब इसका आंसर कैसे मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा 5 इंटू पावर ऑफ 5,1। अब इसका आंसर पता होगा तभी तो मल्टीप्लाई का आंसर दे पाओगे। अरे मल्टीप्लाई तभी तो परफॉर्म होगा जब दोनों ऑपरेंड अवेलेबल होंगे। हाँ सर, तो अब इसका आंसर कैसे मिलेगा, 5 इंटू पावर ऑफ 5,0। अब इसका आंसर तो हमें पता है सर, 5,0 का आंसर हमें पता है 1 है। जैसे ही 1 मिल गया, क्या 5 इंटू 1 हमें पता चल गया कि इसका आंसर क्या है 5। अब जैसे ही यहां पर 5 मिल गया, हमें पता चल गया 5 इंटू 5 इसका आंसर क्या है 25। जैसे ही यहां पर 25 मिला, हमें पता चल गया कि 5 इंटू 25 क्या है 125। अब जब यहां पर 125 मिला तो हमें पता चल गया इसका आंसर क्या है 625। सबको क्लियर है? इज इट रियली क्लियर टू एवरीवन? थोड़ा बहुत दिमाग में घुस रहा है या नहीं घुस रहा है? थोड़ा बहुत दिमाग में घुस रहा है या नहीं घुस रहा है? टेल मी। ईमानदारी का जवाब दीजिएगा, ईमानदारी का जवाब दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा रिकर्शन को ट्रेस और करते हैं, थोड़ी सी चीजें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, मैं फैन चला रहा हूं, अगर वॉइस इशू हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है? मैं थोड़ी देर के लिए फैन चला रहा हूं, अगर वॉइस इशू हो तो मुझे बताइएगा, बिकॉज गर्मी थोड़ी ज्यादा हो रही है। ठीक है सर। फन int n, we have void if n is equal to 0, or you can say if n is less than or equal to 0, just return else का कोड लगाने की जरूरत है क्या? else का कोड लगाने की जरूरत है क्या? चलिए अभी के लिए लगा देता हूं, बाद में नहीं लगाऊंगा। आराम से सारे लोग इस कोड का आउटपुट मुझे बताएंगे। आज मैं बड़ा ही सिंपल सा काम कर रहा हूं, रिकर्शन को समझाने का काम कर रहा हूं। और रिकर्शन अगर आपका फेवरेट टॉपिक ना बचे तो मुझे बता दीजिएगा, पढ़ाना बढ़ाना छोड़ दूंगा। आवाज तो नहीं आ रही किसी को फैन की? बताएं सारे लोग, आउटपुट बताएं। सर ट्रेस करने का एक ही तरीका है, ट्रेस करने का एक तरीका है। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका क्या है सर? मेन फंक्शन हमने बनाया, ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है। अरे मेन के अंदर तो दो ही स्टेटमेंट है, एक ये एक ये, ठीक है। तो मेन ने किसको कॉल किया? फन ऑफ 4 को। तो जब मेन ने फन ऑफ 4 को कॉल किया है तो पहली कॉल किसकी है? पहली कॉल किसकी है? अरे यार, आज तक पता नहीं सीधी लाइन ही ड्रॉ नहीं हो पाती मेरे से। फन ऑफ 4, जब फन ऑफ 4 कॉल होगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, क्योंकि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट 4 है और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट n है। तो फन ऑफ 4 जब एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है।
अब मुझे बताओ क्या ये ट्रू है, इफ n इज लेस देन इक्वल टू 0? नहीं सर, दैट मीन्स एल्स वाला कोड चल रहा है। तो हर रिकर्सिव कॉल में तीन ही तो स्टेटमेंट है, अभी ब्रैकेट में इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जब फन ऑफ 4 चलेगी तो 1 2 3, तो जब फन ऑफ 4 चलेगी तो प्रिंट क्या होगा, जल्दी से बताइए, प्रिंट क्या होगा सर? प्रिंट एफ 4 होगा ना। दैट मीन्स आउटपुट में सबसे पहले 4 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड लाइन फन ऑफ n माइनस 1, अगर n की वैल्यू 4 है तो ये किसको कॉल करेगा? फन ऑफ 3 को कॉल करेगा, हाँ या ना? और थर्ड स्टेटमेंट वेट कर रहा है, ये है, ये वेट कर रहा है, ठीक है सर। यानी कि फन ऑफ 4 ने फन ऑफ 3 को कॉल किया। अब जब फन ऑफ 3 कॉल हुआ तो n की वैल्यू क्या है सर? n की वैल्यू 3 है। अब जब n की वैल्यू 3 है तो 3 स्टेटमेंट चलेंगे, बिकॉज n लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है। तो सबसे पहले तो प्रिंट करेगा n की वैल्यू, यानी कि क्या प्रिंट होगा? 3 प्रिंट होगा, सही है सर। उसके बाद फन ऑफ n माइनस 1 की वजह से ये फन ऑफ 2 को कॉल करेगा, सही है सर। और इसका भी थर्ड स्टेटमेंट वेट कर रहा है ना? तो जब फन ऑफ 2 कॉल हुआ तो सर n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है 2, ठीक है सर। अब क्योंकि n की वैल्यू 2 है तो फिर से रिकर्सिव कॉल, रिकर्शन चलेगा, पहले में प्रिंट होगा। अब प्रिंट एफ क्या करेगा? 2, दैट इज वाई 2। और दूसरी कॉल क्या करेगी? फन ऑफ n माइनस 1 को कॉल करेगी, यानी कि फन ऑफ 1 कॉल होगा। तो जब फन ऑफ 1 यहां से कॉल होगा तो ये वाला तो वेट कर रहा है ना? अरे बोलो यार, बिल्कुल ठीक है सर। अब क्या हो रहा है सर? फन ऑफ 1 कॉल हुआ। जब फन ऑफ 1 कॉल होगा तो n की वैल्यू क्या होगी सर? n की वैल्यू 1 होगी। अब क्योंकि n की वैल्यू 1 है तो फिर से तीनों स्टेटमेंट चलेंगे। पहला तो प्रिंट एफ 1 करेगा, ठीक है, तो 1 प्रिंट हो गया। दूसरा क्या करेगा? फन ऑफ 0 को कॉल करेगा, तो ये वेट कर रहा था। तो फन ऑफ 0 जब कॉल होगा, प्लीज आराम से देखिएगा, जब फन ऑफ 0 कॉल होगा तो n की वैल्यू 0 है, तो ये क्या कुछ भी करेगा या डायरेक्टली रिटर्न होगा? सर कुछ नहीं करेगा, डायरेक्टली रिटर्न होगा। दैट मीन्स अब कहानी चलेगी रिटर्न वाली, प्लीज समझिएगा। तो ये क्या करेगा? डायरेक्टली रिटर्न, सॉरी, ये क्या करेगा सर? ये डायरेक्टली रिटर्न हो जाएगा। दैट मीन्स अब कंट्रोल किसके पास है? फन ऑफ 1। तो अब कौन एग्जीक्यूट करेगा सर? फन ऑफ 1 का थर्ड स्टेटमेंट। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है? कुछ नहीं, यानी कि अब इसकी कॉल खत्म, कंट्रोल किसके पास आया? इसके पास। अब फन 2 का थर्ड स्टेटमेंट चला, यानी कि कॉल खत्म। अब फन 3 का थर्ड स्टेटमेंट, यानी कि कॉल खत्म। फन 4 का खत्म। अब जब फन 4 वापस कंट्रोल देगा मेन को, तो मेन का दूसरे नंबर का स्टेटमेंट चलेगा, सब कुछ खत्म, मेन खत्म। दैट इज वाई व्हाट इज द आउटपुट? 4 3 2 1, हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, थोड़ा सा माइनर सा चेंज कर रहा हूं कोड के अंदर। माइनर सा चेंज करते हैं और सारी कहानी पलट जाएगी। कोड के अंदर सारी कहानी पलट जाएगी माइनर सा चेंज करने से। सर माइनर सा चेंज कर रहा हूं, आराम से देखिएगा। अब हमने फंक्शन कॉल को ऊपर लिख दिया। अब जल्दी से मुझे इसका आउटपुट बताइए, सारे लोग जल्दी से मुझे इसका आउटपुट बताइए। शायद आप में से कोई ये पूछ भी रहा था। सर अब फिर से देखते हैं, आराम से देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले सर
मेन एग्जीक्यूट कर रहा था। मेन के दो स्टेटमेंट हैं 1 और 2, तो मेन ने किसको कॉल किया, फन ऑफ 4 को। ये वाला वेट कर रहा था, है ना। अब जब फन ऑफ 4 कॉल हुआ तो हमें अच्छे से पता है क्या होगा। सर आपने लिख लिया फन ऑफ 4। अब देखो समझो, यहां पर 3 स्टेटमेंट हैं, तो जब फन ऑफ 4 चलेगा तो n की वैल्यू क्या होगी बेटा, सर n की वैल्यू होगी 4। तो जब पहला स्टेटमेंट चलेगा, पहला स्टेटमेंट क्या है, फन ऑफ n-1 यानी कि फन ऑफ 3 को कॉल करेंगे। तो क्या मैं सही हूं कि प्रिंटफ वेट कर रहा है। सर जब यहां से आपने फन ऑफ 3 को कॉल करा दिया, तो अगर मैं ठीक हूं इसका प्रिंटफ वेट कर रहा है। देखिए मेन ने किसको कॉल किया, मेन ने कॉल किया फन ऑफ 4 को, फन ऑफ 4 ने कॉल कर दिया फन ऑफ 3 को, लेकिन इसका प्रिंटफ तो वेट कर रहा है ना। इसका प्रिंटफ कब चलेगा, जब फन ऑफ 3 खत्म होगा। अब फन ऑफ 3, आराम से देखिएगा, जब फन ऑफ 3 की बारी आती है तो आपने क्या किया, फन ऑफ 3 यानी कि n की वैल्यू क्या हुई, सर n की वैल्यू हुई 3। अब यहां पर भी 3 स्टेटमेंट चलेंगे। सबसे पहले क्या करेगा, फन ऑफ 2 को, इसका प्रिंटफ वेट कर रहा है ना, इसका प्रिंटफ वेट कर रहा है। तो जब फन ऑफ 2 चलेगा तो ये क्या करेगा, सर इसका फन ऑफ 2, जब फन ऑफ 2 कॉल हुआ तो n की वैल्यू हो गई 2। क्योंकि n की वैल्यू 2 हो गई, इसके अंदर भी 3 स्टेटमेंट है। सबसे पहले फन ऑफ 1 को कॉल करेगा, इसका प्रिंटफ वेट कर रहा है। प्लीज आराम से समझिएगा, फन 4 ने किसको कॉल किया, फन 3 को। अब फन 3 ने किसको कॉल कर दिया है, फन 2 को, लेकिन इसका प्रिंटफ भी वेट कर रहा है किसके खत्म होने का, फन 2 के आंसर का। अब देखो फन 2 किसको कॉल कर रहा है, फन 2 कॉल कर रहा है फन 1 को, और फन 2 का प्रिंटफ वेट कर रहा है। ठीक है सर। अब जब फन 1 चलेगा, जब फन 1 चलेगा तो होगा क्या, सर n की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है। अब ये किसको कॉल करेगा, फन 0 को, देन प्रिंटफ इसका भी वेट कर रहा है। और तीसरा, अब जब फन 0, प्लीज आराम से देखिएगा, इसका प्रिंटफ वेट कर रहा है। अब जब फन 0 चलेगा, जब फन 0 चलेगा, तब देखो फन 0 क्या करेगा, फन 0 कुछ भी करेगा क्या, क्या फन 0 कुछ भी करेगा, नहीं सर, ये तो डायरेक्टली रिटर्न कर देगा। सॉरी, फन 0 तो रिटर्न करता है, तो क्या फन 0 ने कोई भी काम किया, प्लीज आराम से समझिएगा। तो फन 0 को किसने कॉल किया था, फन 0 को कॉल किया था फन 1 ने, यानी कि फन 0 सिर्फ फन 1 के पास वापस पहुंच जाएगा। फन 0 ने कंट्रोल वापस किसको दिया होगा, फन 1। फन 1 का कौन से नंबर का स्टेटमेंट चलना बाकी है, सर पहले चलेगा सेकंड नंबर का स्टेटमेंट। इज दैट ओके, दैट इज वाई सबसे पहले कौन सा स्टेटमेंट चलेगा, सर फन 1 का प्रिंटफ चलेगा। दैट इज वाई पहला आउटपुट जो प्रिंट होगा वो होगा 1। अच्छा, उसके बाद इसका थर्ड स्टेटमेंट चलेगा। अब जब थर्ड स्टेटमेंट चलेगा यानी कि ये वाली कॉल खत्म, तो ये कंट्रोल किसको वापस देगा, अरे ये कंट्रोल किसको वापस देगा, सर ये कंट्रोल देगा फन 2 को। फन 2 का प्रिंटफ सबसे पहले चलेगा और 2 प्रिंट करेगा। 3 से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एक्टिवेशन रिकॉर्ड खत्म। ये कंट्रोल किसको वापस देगा, फन 3। फन 3 का प्रिंटफ वेट कर रहा है, 3 प्रिंट करेगा, उसके बाद कॉल खत्म। ये कंट्रोल किसको वापस देगा, फन 4। फन 4 का प्रिंटफ 4 प्रिंट करेगा, मेन पे वापस पहुंचे आप, मेन का सेकंड नंबर का खत्म, मेन खत्म, एवरीथिंग इज ओके। दैट्स व्हाई द आउटपुट इज 1 2 3 4। हाँ या ना, ठीक है सर। अब अगर हम थोड़ा सा गौर करें इस क्वेश्चन पर, सर मेन ने कॉल किया था फन 4 को, 4 वाले ने कॉल किया था 3 वाले को, 3 वाले ने कॉल किया 2 वाले को, 2 वाले ने कॉल किया 1 वाले को, लेकिन प्रिंटिंग का ऑर्डर उल्टा था। सर प्रिंटिंग सबसे पहले किसकी प्रिंटिंग हुई, इसकी, फिर किसकी प्रिंटिंग हुई, इसकी, फिर किसकी प्रिंटिंग हुई, इसकी, फिर किसकी प्रिंटिंग हुई, इसकी। तो ऑर्डर ऑफ कॉल, आराम से देखिएगा सर, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज प्रिंटफ इज रिटन आफ्टर रिकर्सिव कॉल, प्रिंटफ इज रिटन आफ्टर रिकर्सिव कॉल। सर प्रिंटफ रिकर्सिव कॉल के बाद में लिखा हुआ था, और जो स्टेटमेंट रिकर्सिव कॉल के बाद में लिखे होते हैं वो उल्टे ऑर्डर में एग्जीक्यूट करेंगे। कॉन्सेप्ट इज क्लियर।
जो स्टेटमेंट रिकर्सिव कॉल के बाद में लिखे होते हैं वो उल्टे ऑर्डर में एग्जीक्यूट करते हैं। द कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट? सर, जो स्टेटमेंट रिकर्सिव कॉल के बाद में लिखे होते हैं वो उल्टे ऑर्डर में एग्जीक्यूट करेंगे, हाँ या ना? स्टेटमेंट्स रिटन आफ्टर रिकर्सिव कॉल executes in opposite order of call, जिस ऑर्डर में कॉल हैं उनके अपोजिट ऑर्डर में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। अब ये पहला तरीका था रिकर्शन को ट्रेस करने का। दूसरा तरीका है रिकर्शन ट्री बनाओ और उसको ट्रेस करो। एनीवन? सारे लोग मुझे बताओ, कितने लोगों को प्रॉब्लम अब भी है? कितने लोगों को क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। पोल स्टार्ट कर रहा हूं, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या हुआ? पोल नहीं आ रहा है क्या? पोल नहीं आ रहा है क्या? अरे यार, लाइव क्लास एग्जिट करके पोल दोबारा देखो ना यार। लाइव क्लास एग्जिट करके पोल दोबारा देखा करो। अभी तक आप लोग पोल देना ही नहीं सीखे हो यार। क्या ही बोलूं अब आप लोगों को, आधे से ज्यादा तो पोल ही नहीं करते हैं, है ना? ये जो हैं वो पोल नहीं कर पाते हैं, पता नहीं क्या इशू है। चलिए सर, अब रिकर्शन ट्री मेथड क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। void fun int n if n less than equal to 0 just return, else fun n minus 1 printf %d comma n void main f4। अब रिकर्शन ट्री ये कहता है, देखो, हर रिकर्सिव कॉल पर फोकस करो। तो रिकर्सिव कॉल में दो ही तो स्टेटमेंट हैं। हर रिकर्सिव कॉल में दो ही स्टेटमेंट हैं, हाँ या ना? ठीक है सर। तो अब मुझे बताओ प्लीज, अगर ये रिकर्सिव कॉल है तो इसके दो स्टेटमेंट चलेंगे। अब स्टेटमेंट चलते हैं सीक्वेंशियली, ऊपर से नीचे, यानी कि पहले तो ये चलेगा उसके बाद ये चलेगा। जब आप रिकर्शन ट्री बना रहे हैं तो सबसे पहले वाले को यहां लिखेंगे, दूसरे वाले को यहां लिखेंगे। इज दैट ओके? दैट मीन्स मुझे बताओ, अगर n की वैल्यू 4 है तो n-1 क्या होगा? सर, n-1 होगा ये। और यहां पर क्या लिखेंगे? printf द वैल्यू ऑफ n, तो मैंने लिख लिया 4। ठीक है सर। जब ये वाली कॉल चलेगी तो n की वैल्यू 3 है, इसके लिए भी ये दो स्टेटमेंट चलेंगे। तो पहला वाला स्टेटमेंट बोलेगा फन ऑफ n-1 यानी कि फन ऑफ 2, और दूसरा स्टेटमेंट बोलेगा प्रिंट करो n की वैल्यू विच इज 3।
जब ये वाली कॉल चलेगी बेटा, जब ये वाली कॉल चलेगी, तब ये वाली कॉल क्या कहेगी कि भैया फन ऑफ n-1 यानी कि फन ऑफ 1 और प्रिंट करो 2। जब ये वाली कॉल चलेगी तो ये क्या बोलेगा, फन ऑफ 0 और प्रिंट करो 1। अब फन ऑफ 0 कोई काम करता है क्या? नहीं सर। फन ऑफ 0 कोई काम करता है क्या? नहीं सर। रिकर्शन ट्री कैसे बनाया समझ में आया? रिकर्शन ट्री मैंने कैसे बनाया सबको समझ में आया? अब इस ट्री को ट्रेस करना है ऊपर से नीचे। ट्रेस दिस ट्री फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। सर टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट इसको ट्रेस कीजिए, ठीक है। तो अगर आप इसे टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट ट्रेस करेंगे तो सबसे पहले देखो, आराम से देखना क्या मिला, F4 F3, यहां मैंने F लिख दिया है, इसे फन कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या मिला, प्रिंट F1, प्रिंट कर दिया। अब देखिए जब आप यहां पर आए, प्लीज आराम से समझिएगा, जब फन 0 और प्रिंट एफ दोनों एग्जीक्यूट कर गए, दैट मींस फन 1 के दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर गए ना, ठीक है सर। दैट मींस जब भी आप यहां आ रहे हैं, व्हाट डज दैट मीन, फन 1 पूरा हो गया, फन 1 पूरा हो गया यानी कि स्टैक से बाहर हो गया। तो अब देखिए फन 2 का पहला स्टेटमेंट जब पूरा हुआ तभी तो उसका प्रिंट एफ चलेगा, बिल्कुल ठीक है सर। यानी कि अब क्या चलेगा, 2, अब क्या चलेगा 3, अब क्या चलेगा 4, और जब ये दोनों हो गए तो फन 4 भी बाहर आ गया। अब फिर से देखिए, अच्छे से देखिएगा, लास्ट टाइम देखिएगा कहानी, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है सर। सर प्लीज आराम से देखिएगा, ये जो भी है ये क्या है सर, ये फन 3 है, दिस इज फन 3। तो जब पूरा फन 3 चल जाएगा उसी के बाद तो ये प्रिंट एफ चलेगा, जब पूरा फन 3 चल जाएगा उसी के बाद तो प्रिंट एफ चलेगा, यानी कि सबसे लास्ट में कौन प्रिंट होगा, प्रिंट एफ, हाँ या ना। इसीलिए अपोजिट ऑर्डर में प्रिंट हो रहे थे, क्योंकि सबसे लास्ट में वो प्रिंट एफ चलेगा जो कि पहली कॉल का था। इज दैट ओके, इज दैट ओके, अरे इज दैट ओके और नॉट? हाँ सर, दिस विल एग्जीक्यूट, दिस विल एग्जीक्यूट only when fun3 finish its execution। अरे बोलो ना, क्योंकि ये वेट कर रहा है fun3 के खत्म होने का, ये वेट कर रहा है fun3 के खत्म होने का। अब जल्दी से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं, उसके अलावा इनका कोई पर्पस नहीं है। एफ एन, if n less than equal to 0 just return, otherwise printf %d comma n, call for n minus 1, printf %d comma n minus 1, void main से मैं कॉल करा रहा हूं f(3) को। फटाफट से आंसर बताइए, रिकर्शन ट्री बनाइएगा उसके बाद ही मुझे आंसर बताइएगा, रिकर्शन ट्री बनाइएगा उसके बाद ही मुझे आंसर बताइएगा।
अरे यार कैसी बातें करते हो। रिकर्शन ट्री याद है ना, सबसे पहली कॉल एफ ऑफ 3 की। हर रिकर्सिव कॉल में 3 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है जो भी n की वैल्यू है उसे प्रिंट करो। यहां पर n की वैल्यू क्या है 3, तो एफ ऑफ 3 के 3 स्टेटमेंट कैसे होंगे। पहला स्टेटमेंट बोलेगा प्रिंट करो n की वैल्यू, दूसरा स्टेटमेंट बोलेगा कॉल करो n-1 के लिए, और तीसरा स्टेटमेंट बोलेगा प्रिंट करो n-1 यानी कि 2। इज दैट ओके। एफ ऑफ 3 के 3 स्टेटमेंट हैं, लिख दिए सर। एफ ऑफ 2 के 3 स्टेटमेंट क्या होंगे। पहला स्टेटमेंट बोलेगा प्रिंट करो n की वैल्यू, दूसरा बोलेगा n-1 के लिए कॉल करो, तीसरा स्टेटमेंट बोलेगा n-1 को प्रिंट करो। एफ ऑफ 1 जब चलेगा तो ये भी 3 स्टेटमेंट बोलेगा। पहला स्टेटमेंट बोलेगा प्रिंट करो 1 को, दूसरा स्टेटमेंट बोलेगा एफ ऑफ 0 को कॉल करो, और तीसरा स्टेटमेंट बोलेगा प्रिंट करो n-1 को। अब क्या एफ ऑफ 0 कुछ करेगा? नहीं सर। तो बस आपको ट्रेस करना है ये ट्री। सर अगर आप ट्रेस करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा 3। सबसे पहले ये प्रिंट होगा, देन क्या प्रिंट होगा, देन ये प्रिंट होगा, देन क्या प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा, देन क्या प्रिंट होगा सर चौथे नंबर पर ये प्रिंट होगा, देन पांचवें नंबर पर क्या प्रिंट होगा सर ये प्रिंट होगा, और छठवें नंबर पर क्या प्रिंट होगा सर ये प्रिंट होगा। सो व्हाट इज द आउटपुट सर? आउटपुट इज 3 2 1 0 1 2, 3 2 1 0 1 2। सबको क्लियर है? इज इट रियली क्लियर टू एवरीवन? अरे टेल मी ना। बोलो यार, सबको ओके है नहीं ओके है? हाँ ना कुछ तो बोला करो। हाँ ना कुछ भी नहीं बोलते हैं मेरे बच्चे। सर एफ ऑफ n-1, एफ ऑफ n-1 प्रिंट एफ %d, n। फटाफट से इसका आंसर बताइए, फटाफट से इसका आंसर बताइए, फटाफट से आंसर बताइए। अगर अब भी आप ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत ही दुखद बात है। हर रिकर्सिव कॉल में 3 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट फंक्शन कॉल है एक कम के लिए, तीसरा स्टेटमेंट भी यही है, दूसरा स्टेटमेंट प्रिंट करता है n की वैल्यू। ठीक है सर। जब ये वाली कॉल चलेगी तो पहला स्टेटमेंट बोलेगा एफ ऑफ 1, दूसरा बोलेगा प्रिंट करो 2, तीसरा बोलेगा एफ ऑफ 1। जब ये वाली कॉल चलेगी तो ये भी बोलेगा एफ ऑफ 1 प्रिंट करो 2 को, और एफ ऑफ 1। जब एफ ऑफ 1 चलेगा तो एफ ऑफ 1 बोलेगा एफ ऑफ 0 प्रिंट करो 1 को, और एफ ऑफ 0। फिर जब ये वाला चलेगा तो ये भी क्या बोलेगा, एफ ऑफ 0 प्रिंट करो 1 एफ ऑफ 0। सिमिलरली जब ये वाला चलेगा तो ये बोलेगा एफ ऑफ 0 प्रिंट करो 1 को, एफ ऑफ 0। ये वाला भी यही बोलेगा एफ ऑफ 0 प्रिंट करो 1 को, एंड एफ ऑफ 0। ठीक है। अब जब आप इस कोड को ट्रेस करोगे, जब आप इस ट्री को ट्रेस करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रिंट एफ, फिर क्या जाएगा ये वाला, देन क्या आएगा ये वाला, देन कौन आएगा ये वाला। सबको क्लियर है? देन कौन आएगा ये वाला। एफ ऑफ 0 कुछ करेगा क्या? नहीं सर। देन आएगा ये, देन आएगा ये, है ना। सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 1 2 1 3
1 2 1। अगर आप गौर करें, ये 1 to 1 किसका आउटपुट है? एफ ऑफ टू का। देखो, एफ ऑफ टू का आउटपुट है 1 to 1, और ये भी किसका है? एफ ऑफ टू का, और ये है प्रिंट एफ थ्री। अरे एफ ऑफ थ्री ने एफ ऑफ टू प्रिंट एफ थ्री एफ ऑफ टू, यही तो किया, एफ ऑफ टू प्रिंट एफ थ्री एफ ऑफ टू। तो अगर आप थोड़े भी होशियार होते तो आपको इसको बनाने की जरूरत ही नहीं थी, आपको इसको बनाने की जरूरत ही नहीं थी, हाँ या ना? ठीक है, अब देखो और गौर करो, हर फंक्शन कॉल में क्या हो रहा है? अरे पहले कॉल है फिर दूसरी कॉल है, आराम से समझो यार। अब एफ ऑफ टू के अंदर ये क्या है? ये एफ ऑफ वन है, ये भी एफ ऑफ वन है, हाँ या ना? कुछ करने की जरूरत थी क्या? अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? सबको क्लियर है, हाँ या ना? सर लेफ्ट और राइट सेम है हर एक के लिए, बिल्कुल सही। कितने लोगों को सच में समझ में आ गया है? एकदम ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। कितने लोगों को एकदम मस्त मक्खन की तरह समझ में आ गया है? पोल चला दूं क्या? एक बार और पोल देखते हैं, एक बार और पोल करके देख रहा हूं। आज का लास्ट पोल, आज का लास्ट पोल। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, कितने लोगों को अच्छे से एकदम मस्त तरीके से समझ में आ गया है? ठीक है, पोल कर रहा हूं, प्लीज रिफ्रेश कर लीजिए, प्लीज रिफ्रेश कर लीजिएगा, चैट बंद कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। नहीं आया ना पोल? पोल नहीं आया ना? क्या आ गया? अरे रिफ्रेश करो, एक दो बार रिफ्रेश करो, आएगा यार, क्यों नहीं आएगा? रिफ्रेश करो, एक दो बार रिफ्रेश करो, बिल्कुल आएगा। कैसी बातें करते हो यार तुम लोग? अरे ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया? अब भी कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? फील फ्री टू से, एकदम एकदम डंके की चोट पर बोला करो कि सर नहीं समझ में आया। अगर इतना पढ़ाने के बाद भी नहीं आया तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट ठीक है, दोबारा ट्राई करेंगे। मजा आया नहीं आया? मजा आया नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? डायरेक्टली कैसे बनाए साईदीप? डायरेक्टली नहीं बनाना है साईदीप, डोंट ट्राई डायरेक्टली। हर क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं सॉल्व हो सकता, हर क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो सकता, मुझसे नहीं हो सकता यार, मुझसे नहीं हो सकता। तो प्लीज शॉर्ट ट्रिक वगैरह यहां पर नहीं है, रिकर्शन के लिए नहीं होती ट्रिक्स, ठीक है? मतलब ऐसा थोड़ी ना है दुनिया में हर चीज का शॉर्टकट है। It is not easy to trace recursion, but there are only two method. Either go for recursion tree or go for stack. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं रिकर्शन के एक या दो टॉपिक और लूंगा, एक या दो सेशंस जरूर लूंगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर।